जो होते हैं अच्छा। हम्म। सर उसमें जो हमें कार्य करने को मिलेंगे, जैसे उस पे रिएक्टर पे कार्य करना, रिएक्टर नए नए बन रहे हों तो उनको देखना, और उसमें जहाँ पे वर्क किया जाएगा वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफाइड साइंटिस्ट होंगे, उनके साथ में हमें काम करने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टेड रहा है सर। ठीक है। ये बताइए, अभी आप खाली टाइम पे पढ़ाई के अलावा और किन हॉबीज या कोई ऐसे इंटरेस्ट है आपके अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? नो सर, मेरे पढ़ाई के सिवा उतना टाइम नहीं मिल पाता है, घर के कार्यों को साथ में करना पड़ता है, और थोड़ी बहुत आपके सर है। पेरेंट्स क्या करते हैं वीरेंद्र? सर मेरे पिताजी अभी खेती करते हुए हैं, फार्मर ओके। हैं। ओके, और बाकी के फैमिली मेंबर्स, मदर, सिबलिंग्स? सर मदर हाउस वाइफ है, और दो भाई हैं, वो बाहर जॉब करते हैं प्राइवेट किसी कंपनी में। ओके, चलिए ठीक है। ओके वीरेंद्र, अब आपके टेक्निकल पोर्शन की तरफ चलते हैं अपन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोगेंद्र सर से, जो आपका टेक्निकल पोर्शन यहाँ से कैरी ऑन करेंगे। जोगेंद्र सर। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। मेरी आवाज साफ आ रही है आप तक? यस सर। चलिए, तो आपके टेक्निकल पोर्शन में आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन से बताइए। यस सर। तो मेरे फेवरेट सब्जेक्टों में इलेक्ट्रिकल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम है। Okay. कोई दो और सब्जेक्ट बताइए, तीन हो गए, और कोई दो। सर एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो आप मुझे बताइए, एक तो कि हम माइक्रो प्रोसेसर एक यूज करते हैं 8085 और 8086, इन दोनों में क्या फर्क है? सर 8085 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और 8086 माइक्रो प्रोसेसर वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेमोरी बेस पे फर्क पड़ेगा, रेटिंग पे सर फर्क इसके पड़ेगा, क्या होगा, क्या एप्लीकेशन पे फर्क पड़ेगा? सर इसके एप्लीकेशन में एक जो 8086 है वो 8085 का ही लेटेस्ट उसका मॉडिफाई वर्जन है, जो फास्टली होता है एज कम्पेयर टू 8085 के। अच्छा, उसका प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है। यस सर। ये लैपटॉप्स वगैरह पे लिखा होता है कोर टू ड्यूल कोर, इनका क्या मतलब है? सर इसमें प्रयोग किए गए जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके नाम होते हैं कोर कोर टू डू, और i3, i5। अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं? सर इसमें i7 यूज कर रहे हैं सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर। चलिए कोई बात। आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े जाते हैं। उसमें एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम अपन पढ़ते हैं। ये फास्ट यस ब्रीडर रिएक्टर में, ये ब्रीडर क्या है, ब्रीडिंग प्रोसेस क्या होता सर, ये बेसिकली कन्वर्जन होता है, जो फर्टाइल मटेरियल से फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्रीदिंग कहलाते हैं। है? जैसे एग्जांपल देके बताइए मुझे क्या। सर एग्जाम्पल में यू अ, सर मुझे एग्जाम्पल में यूरेनियम 234 को सर 235 में कन्वर्ट करते हैं, तो टू थर्टी फिजाइल। फोर होता है, यूरेनियम 234 होता है। सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात। ये तो जो किसी एलिमेंट के लिए जेड एक्स ए करके लिखा जाता है, एक्स कोई एलिमेंट है, यहाँ जेड और ए क्या शो करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने यूरेनियम के लिए लिखा 92 यूरेनियम 235, या यस 92 और 235 क्या शो कर रहा है?
सर ये एक परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 92, और जो 235 है वो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। मास को रिप्रेजेंट, ये 235 मास को रिप्रेजेंट करता है, किसके बराबर अगर अपन कहें, ये किसके इक्वल होगा, या फिर 92 जो है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह से। सर ये 92 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है सर ये न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। 92? यस सर। अच्छा, और 235? तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समीशन ऑफ होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो यस। कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी सर, मुझे क्या आपको न्यूक्लियर रिएक्शन याद है, एक नाभिकीय विखंडन में न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? 92 यूरेनियम 235 पर अगर मैं 0 N1 न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर क्रिप्टॉन और बेरियम मिलता है। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन और 36, बेरियम। 36 एक बार और बेरियम इक्वेशन लिख के 50। बता सकते हैं आप, क्या इक्वेशन आएगी? बैलेंस इक्वेशन। हो गया होगा। सर विजुअल नहीं होगा सर, शायद विजुअल नहीं होगा सर। इसमें करेंगे तो 36 क्रिप KR 72 प्लस 56 BA 120 112। अच्छा, और न्यूट्रॉन कितने लिखे आपने? सर 0 N1। तो इधर 92 प्लस 0 और इधर सेटिस्फाई हो रहा है क्रिप्टॉन और उसके अंदर? सर प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, प्लस हीट निकलेगी। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये कंडू रिएक्टर करके भी यूज करते हैं, कंडू रिएक्टर क्या होता है प्लांट में? सर ये कैडमियम रिएक्टर इसका पूरा नाम है। और इसमें सर यूरेनियम इनरिच यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, और हैवी वाटर रिएक्ट मॉडरेटर के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें हैवी वाटर का क्या रोल है? इसमें सर हैवी वाटर रिएक्टर में हम कूलेंट के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है। हम्म, और इसमें सर मॉडरेटर के रूप में भी D2O का प्रयोग करते हैं। दोनों के लिए? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताइए, एक तो जो इंडक्शन जनरेटर होता है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या उसके एप्लीकेशन एरियाज है, कैसे काम करता है इंडक्शन जनरेटर? सर इंडक्शन जनरेटर हम विंड टरबाइन में प्रयोग करते हैं, जहाँ पे विंड से हमें एनर्जी डेवलप करनी होती है। और ये सर हमेशा इसके लिए एक रिएक्टिव पावर ये देने की बजाय लेता है, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है। बाकी इसको, ये सिंक्रोनस से कैसे अलग है? एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर, एक होता है इंडक्शन जनरेटर, क्या बेसिक डिफरेंस? सर सिंक्रोनस जनरेटर को हम एक फिक्स
स्पीड पे रोटेट करना कंपलसरी हो जाता है, और जो कि इंडक्शन जनरेटर हम वेरिएबल स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो विंड हमारा जहाँ विंड पावर प्लांट लगाए जाते हैं, विंड हमेशा वेरी करती रहती है, तो उसी को बेस को देखते हुए हम इंडक्शन जनरेटर वहाँ पे प्रेफरेंस करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? सर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग मैक्सिमम ओवरहेड लाइन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, कि हम उससे कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करता मतलब इतना लोडिंग होना ही चाहिए ना। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कुछ इस तरह से नहीं है प्रोटेक्शन बेस पे कि भाई इतना मिनिमम लोडिंग लाइन के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर मुझे मैक्सिमम का आइडिया है कि हम मैक्सिमम अगर एसआईएल से हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितना इस पे पावर ट्रांसफर किया जा सकता है अधिकतम। ठीक है, एक लॉसलेस लाइन के कॉन्सेप्ट पे अपन बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए एचवीडीसी जो है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, वो एचवीएसी से एडवांटेज रखता है। इसके कोई यस 5 मुझे आप कारण बताइए क्यों हम एचवीडीसी यूज करें। सर, एचवीडीसी को हम हाई डिस्टेंस ट्रांसमिट करना हो तो एचवीडीसी प्रेफरेंस करते हैं। इसमें सर एक कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट कम हो जाता है, दूसरा फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है, तीसरा सर अ, इसमें स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, और सर इसके कंडक्टर प्रयोग करते हैं वो सेम पावर के लिए वॉल्यूम कम हो जाती है कंडक्टर के। स्किन इफेक्ट कम हो जाता है या होता ही नहीं है? सर स्किन इफेक्ट जीरो होता है। हम्म। फेरेंटी कैसे कम हो जाता है? सर फेरेंटी इफेक्ट बेसिकली इसमें कैपेसिटेंस नहीं बनते हैं डीसी लाइन में, तो इसलिए सर तो उसके फिर बेनिफिट होते थे वो कैसे मिलेंगे? जैसे वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करता था, यहाँ पे कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? सर इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का इम्प्रूवमेंट सर इसका आइडिया नहीं है मुझे। चलिए ठीक है। आप मुझे बताइए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब सीआरओ को अपन यूज करते हैं तो सीआरओ अपनी रीडिंग किस पर्टिकुलर वैल्यू के रूप में देता है, किस तरह सर का रीडिंग आउटपुट देता है? ये पीक टू पीक वोल्टेज को मेजर करता है। पीक टू पीक को, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि एक तरह से ये सॉ टूथ जनरेटर होता है, ऐसा क्यों? यस सर, इसमें एक हम जनरेटर प्रयोग करते हैं जो सा टूथ वेव का जनरेट करता है, जिसके वजह से ग्राफ प्रॉपरली उसमें प्लॉट किया जाता है। सॉ टूथ जनरेट करता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। इनबिल्ड सॉ टूथ जनरेशन का मतलब क्या है? सर मैं समझ नहीं पाया। सॉ टूथ वेव कैसा है, ऑल्टरनेटिंग वेव्स है या नहीं है? सर ये ट्रेंगुलर वेव का पल्स सिग्नल होता है। क्या होता है? सर ये ट्रेंगुलर वेव का एक सिग्नल होता है। अच्छा, और ट्रायंगुलर वेव एसी वेव है या नहीं है? सर इस डीसी वेव, क्योंकि सर ये इसका निगेटिव साइकिल नहीं होता है, तो केवल पॉजिटिव ही होता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर वेव एक ऑल्टरनेटिंग वेव है या नहीं है, सॉटूथ वेव एक ऑल्टरनेटिंग वेव है या नहीं है? सर है सर इसका। दो पूछे मैंने, किसका? सर सॉटूथ वेव एक दोनों सर इसी नेचर के ही हैं, हम्म। क्योंकि सर ठीक एक है। पार्टिकुलर पीरियड टाइम पे अपना साइकिल रिपीट करते हैं। हम्म। तो सॉटूथ वेव तो रिपीट रिपीट तो करता है, वो रिपीट होना तो फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें ऑल्टरनेटिंग थोड़ी होता है। वो तो रिपीट करने की एबिलिटी तो किसी पीरियोडिक वेव में भी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो ऑल्टरनेटिंग हो। चलिए कोई बात नहीं, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे देखो कि किसी भी जब हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि सिस्टम में क्रॉलिंग फिनोमिनन होता है, तो ये क्रॉलिंग क्यों होता है, क्या है क्रॉलिंग, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बताइए। सर
क्रॉलिंग एक इंडक्शन मोटर में लोवेस्ट स्पीड होती है, जो NS का 1/7 होती है। ये हार्मोनिक्स की वजह से इंडक्शन मोटर में जनरेट होती हैं, और हार्मोनिक्स को कम करके सर हम इसको खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सक खत्म ही कर दिया जाता है सर, अगर हम बाइंडिंग को जो पिच फैक्टर बाइंडिंग होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग का प्रयोग करके सर करते हैं। नहीं, ये सेवंथ जनरेटिंग हार्मोनिक या है कहाँ से इंडक्शन मोटर जनरेट करता है? सर इसमें जो सेवेंथ हार्मोनिक्स इंडक्शन जनरेटर का, सर इंडक्शन मोटर में सेवेंथ हार्मोनिक्स बाइंडिंग में प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ से? वही पूछ रहा हूँ आपसे। इंडक्शन मोटर खुद बनाता है अपने ईएमएफ में हार्मोनिक्स, या बाहर से आते हैं क्या? इसमें सेल्फ जनरेट करने की प्रॉपर्टीज होती है, एज ट्रांसफार्मर की भी है, जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है वीरेंद्र, मैं आपको लास्ट में फीडबैक देता हूँ, अभी नेक्स्ट पैनल मेंबर आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शिव सर। हाँ जी सर। हेलो, हेलो वीरेंद्र। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा। अपन जैसे मिनिमाइजेशन करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस का, यस सर। तो वो मिनिमाइजेशन अगर अपन ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? सर उसमें हमें लॉजिक गेट के ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, उसके वजह से हमारा डिले टाइम भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए सर हम प्रयोग करते हैं। और कुछ? सर इसके लिए और इसके अलावा? कॉस्ट भी ज़्यादा लगेंगे, और हम्म सर्किट भी कम्प्लेक्स होगी। हम्म। अच्छा, मिनिमाइजेशन अगर मुझे के मैप के बिना करना है यस सर। तो कैसे करेंगे? सर बुलियन जो सॉरी सर, मुझे पढ़े हैं लेकिन एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं इसका। अच्छा, के मैप में बाकी मेथड से क्या बेटर है? मतलब अपन जो के मैप करते हैं उसमें क्या कुछ चीजें खास हैं जो बाकियों से बेटर बनाती हैं उसको, क्या है? सर इसमें के मैप में हम सिंपली जो इसमें बना कॉर्नर बना करके, हम कॉर्नर से हम किसी वेरिएबल को हम मिनिमाइज करते हैं, बाकी में सर हमें इन फ्यूचर में लंबा प्रोसेस हो जाता है, अगर 3 या 4 वेरिएबल के हैं तो। लेकिन ये सर के मैप के द्वारा हम 4 वेरिएबल के भी इजीली हम मिनिमाइज कर लेते हैं। और बताइए। सर मुझे अभी थोड़ा मुझे एनालॉग, हाँ सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ आप कि जैसे अगर मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर यस सर। अगर एमीटर जो है उसको कलेक्टर की तरह ट्रीट कर जाऊं और कलेक्टर को एमीटर की तरह कर जाऊं, यस सर। तो वो काम करेगा क्या? सर केवल कनेक्शन को जो चेंज करना है, मतलब सर यानी वो। कलेक्टर जो कलेक्टर रीजन जो है उसको एमीटर मान लिया मैंने तो, यस सर। और एमीटर को कलेक्टर मान लिया। सर वर्क करेंगे, बट उसमें हीट जो डेवलप होती हैं, तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनली बीजेटी खराब हो सकता है। कहाँ पर हीट डेवलप होगी? सर हमें एमीटर में ज़्यादा हीट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, एमीटर जंक्शन पे, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन पे सर हम कलेक्टर के एरिया को ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू एमीटर,
तो ये दिक्कत आ सकती है। बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर मैं हीट सिंक के लिए उसमें कुछ लगा देता हूँ लेटर से, तो काम कर जाएगा प्रॉपर? सर मुझे काम करेगा सर। अच्छा, जैसे और उसमें करें अगर एफईटी में यही काम, सोर्स को ड्रेन और ड्रेन को सोर्स से कर दें, बदल दें, तो सर मैंने ऐसा किया नहीं है कभी उस चीज़ों को, इसलिए मुझे इसके बारे में नॉलेज। करना करने से ही देखोगे क्या? हर चीज कर करके देखोगे क्या? सर मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, तो थोड़ा नॉलेज सोच। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एफईटी एफईटी को अगर अपन देखते हैं तो एफईटी को अपन मेनली दो पार्ट में बांट सकते हैं, जेफेट में और मॉसफेट में। यस सर। और मॉसफेट आपके दो पार्ट में बढ़ सकता है, आगे कौन कौन से टाइप में? सर डी सर डी ई मॉसफेट। सर एक डीई मॉसफेट बनता है, और एक मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मैंने अरे, इसको। ये बाइसिंग के बारे में आपने सुना है? बाइसिंग, यस सर। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं अपन। यस सर। वो बाइसिंग का क्या मतलब है? सर बाइसिंग बाइसिंग बेसिकली एक ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है। क्यों करते हैं जिसमें उसको? सर बाइसिंग करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जैसे स्टेबिलिटी को हम रिड्यूस करते हैं अगर हम अमीटर बाइसिंग, कलेक्टर बाइसिंग, अमीटर बाइसिंग करें और बेस बाइसिंग होती है तो। स्टेबिलिटी को रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं हम? सर स्टेबिलिटी को रिड्यूस नहीं करते, स्टेबिलिटी को सर बढ़ाया जाता है, स्टेबिलिटी फैक्टर को रिड्यूस करते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर रिड्यूस करें अगर, तो यस सर। स्टेबिलिटी बढ़ती है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि हमें स्टेबिलिटी फैक्टर को, सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इतना knowledge नहीं। ठीक है। अच्छा, जैसे अपन एक पोटेंशियल आपने पढ़ा है, कांटेक्ट पोटेंशियल? नो सर। नहीं पढ़ा कांटेक्ट पोटेंशियल? कांटेक्ट पोटेंशियल। नो सर। तो कट इन वोल्टेज यस सर। क्या होता है? सर कटिंग वोल्टेज किसी डायोड का वो वोल्टेज होता है जिसमें जिसके एवब पे वो कंडक्शन मोड या चालन कंडीशन में हो जाता है, जिस पे करंट फ्लो होना लगता है। ये जंक्शन के क्रॉस भी एक वोल्टेज बनता है। कैसे बन जाता है जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज? सर उसमें एक पोटेंशियल जो डिफरेंस होते हैं उसके वजह से ये प्रोड्यूस होता है। एक साइड पे जैसे पी इंजेक्शन है तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन और होल का वजह से ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, ग्रेडियंट की वजह से बनता है सर। कैसे बनता है ग्रेडियंट? सर इलेक्ट्रॉन सर उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये चीजें अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे अपन ने पीएन जंक्शन बनाया, यस सर। तो पीएन जंक्शन के अंदर पी की साइड तो होल ज्यादा है यस सर। और एन साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यस सर।
तो अगर इनको अपन कुछ ना करें तो ये आराम से क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से रिमूव करना चाहिए। यस सर। अगर ये एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा मतलब। ये सर, अगर करंट फ्लो होने के लिए पाथ कंप्लीट होना चाहिए तो। और मैं पाथ कंप्लीट कर देता हूँ। सोचो डायोड को मैंने एक जगह कनेक्ट कर दिया वायर से दोनों तरफ उसके टर्मिनल्स, यस सर। और आपने जस्ट बनाया अभी पीएन जंक्शन बना, तो उसमें क्या करंट फ्लो कर जाएगी? सर नहीं करेगी, क्योंकि उसमें एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एट अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या 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 प्रोड्यूस होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल फिर फ्लो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो में फिर नहीं पाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो वो तो फोर्स लगाना चाहिए ना, F इक्वल टू क्यू ई। यस सर। तो वो फोर्स लगाएगा तो वो सपोर्ट वो फ्लो भी तो करा सकता है, अपोज ही अपोज क्यों करता है वो? सर तो क्योंकि वो सर जिधर से अगर होल्स को हमें पी से एन की तरफ जाना है, उसके ही अपोजिट डायरेक्शन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का लगती है। तो एक रिफ्लेक्शन फोर्स की तरह हम अगर देखें तो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी होते हैं, होल भी होते हैं वहां तो, और उधर होल भी होते हैं तो उधर इलेक्ट्रॉन भी, दोनों चीज होते हैं। तो सर जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अपोजिट हो जाता है, और जिस साइड पे होल होते हैं उसके भी अपोजिट में हो जाते हैं दोनों। क्यों? पी साइड में होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। ये सर माइनॉरिटी लेवल पे है, तो माइनॉरिटी लेवल कैरियर फ्लो करते हैं। तो फिर करंट फ्लो करेगी। सर वो डिफ्यूज हो जाते हैं दोनों, अगर आपस में फ्लो करते रहें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो मैं आपको एक बार वो दे देता हूँ अपना फीडबैक। आपका ठीक है, ऑन एन एवरेज ठीक है, पर कई जगह आप जबरदस्ती जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। जो चीजें नहीं आती हैं उनका थोड़ा सा अपन को आइडिया रहना चाहिए कि हाँ यहाँ तक नहीं आता है, ऐसे आगे मुझे, तो उसमें अपन को मना करना चाहिए। यस सर। वैसे आप सही दे रहे थे, पर अब वो घपला लगता है, फिर बाद में अपन बोलने से बंद ही नहीं हो रहे और गलत बोलना शुरू कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ होती है। तो इसलिए ध्यान से चीजें सुने, और फिर अपन को अगर नहीं आ रही तो मना करने में ज्यादा बेटर रहता है। बट यस सर। है ना, बाकी वैसे सही है आपका एवरेज, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि, जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि भाई किस तरीके से करंट जीरो होती है, तो अब एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हो उसको, पर आप उसको बता रहे हो बस जबरदस्ती। क्योंकि आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पर आपका जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है तो डिफ्यूजन भी होता है, साथ में ड्रिफ्ट होगा। डिफ्यूजन की वजह से जो मेजोरिटी चार्ज कैरी है उनकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा करके ड्रिफ्ट कराएगा किसको? माइनॉरिटी को, और वो अपोजिट होकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देती है फिर, इसलिए यस। करंट जीरो होता है, नेट करंट जीरो होता है। यस। यस सर। इस तरीके से आप मतलब आंसर जो दे रहे थे ना, वो थोड़ा सा अपोजिट चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। इसी तरीके से एमीटर कलेक्टर का आप बता रहे थे, तो उसमें आप कह रहे थे कि भाई उसमें आप कर सकते हैं, और उसमें आप श्योर नहीं थे, फिर भी आप कह रहे थे कि कर सकते हैं। लेकिन उसमें करने पर उसकी जो वो है, क्या कहते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है, जो वो उसकी एकदम खत्म हो जाएगी। क्यों? यस। क्योंकि आपने कलेक्टर को एमीटर कैसे बनाएंगे अपन, जबकि एमीटर में हमने बहुत ज्यादा डोपिंग कर रखी है, तब तो वो सोर्स की तरह काम कर पाता है। यस सर। जब कलेक्टर को हमने बना दिया तो उसमें तो डोपिंग हमने काफी कम रखी हुई है ना, तो वो कैसे एक सोर्स की तरह काम कर जाएगा? यस। गेटिंग? तो ऐसे करके चीजें सोच के तब बताना है ना। इसमें और थोड़ा जैसे हाँ, नॉलेज नहीं। ड्रेन उसकी बात करी थी जैसे एफईटी की, तो उसमें तो कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो दोनों कर सकते हो आप, क्योंकि वहां एक ही है, वो दोनों कोई अलग नहीं है उसमें। ठीक, तो ऐसे करके चीजों को मतलब ठीक है, पर आपका नेगेटिव वहां पर हो जाता है जहां पर थोड़ा सा अपन को नहीं आ रहा है, फिर भी हम उसको आंसर देने की आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी है आपको हर जगह का आंसर बहुत डेप्थ में पता हो। कहने का यस सर। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक सब्जेक्ट पता हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो मना करनी होती है। Getting? यस। बाकी और तो जितना प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छा है। यस।
और बताइए, कोई पूछना है मुझसे, कोई डाउट तो? सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स रिवीजन नहीं कर पाए थे एकदम से, मतलब अभी हाँ तो थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने डिजिटल में आप बता रहे थे ना, तो डिजिटल में आपने कहा फिर, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत बता के तब कहा। आपने कहा कि सर डिजिटल मेरे को थोड़ा सा अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो ये कह के आप, मैं शिफ्ट तो हो गया फिर दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन उसमें आपने गलत बता दी थी पहले चीजें। यस तो यही मैं बोलना चाह रहा था। ओके और बताओ, कुछ पूछना है तो? यस सर, बस इलेक्ट्रॉनिक्स सर, मतलब सब्जेक्ट बताया था, क्या ऐसा भी होगा क्या वो लोग अदर सब्जेक्टों से भी पूछ रहे हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम पे चल। बिल्कुल 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 पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा ही पूछा जाता है, सिलेबस पूरा है, मतलब पूरा है। अब ये हम तो बोल लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आपके कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है वो पूछे आपसे फेवरेट सब्जेक्ट, कोई भी जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। लेकिन ओके सर। हाँ, जब आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको पहले ये कहा जाए कि सर मैं गैस कर रहा हूँ, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर एक आध क्वेश्चन लगातार वो पूछ रहे हैं सर, तो फिर आप बोल सकते हो, जैसे आपने मुझसे बोला कि सर ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा मैं अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर ये सब्जेक्ट पढ़ गया हूँ सर, आप प्रेफर कर देंगे तो आपका बहुत ही आभारी रहेंगे, ऐसे करके आप अपनी बात रख सकते हो। Yes? ओके सर। आपका अगर ये जो है लिंक कट जाए ना, तो उसको दोबारा रिजॉइन कर लेना आप, बाकी आपको फीडबैक दे देंगे टेक्निकल जोगिंदर सर। सर हाँ वीरेंद्र। यस सर। हाँ, आज आपका सेकंड मॉक था, दूसरा मॉक था। थर्ड मॉक था दूसरा सर। मॉक थर्ड मॉक था। हाँ, तो हाँ इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रखा। पिछली बार आपका अच्छा गया था, आज मैंने चला के क्वेश्चन आपको थोड़े से क्रिटिकल पूछे, टेढ़े मेढ़े पूछे, बेसिक से इधर उधर लाया। वो इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज होए थोड़ा, एग्जाम में नहीं हो, ठीक है, इंटरव्यू में नहीं हो। तो हाँ, ध्यान रखो, आपने जो 5 सब्जेक्ट बताए उसके बाद ठीक मैंने आपसे माइक्रो प्रोसेसर पूछा जो आपने एकदम से नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसा यस सर। इंटरव्यू में भी हो सकता है। हो सकता है आपको बस केवल काम रहना अच्छे से, और आपको उनके आंसर देने पड़े आराम से। बस इस चीज पे काम करो और कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है, टेंशन मत लो। उस चक्कर में आंसर थोड़े गलत निकल रहे थे, बेसिक के क्वेश्चन के भी आंसर गलत दे रहे थे, तो थोड़ा सा उस समय सोचना है, और नहीं आता है तो फटाफट मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको वापस से आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, जो आपके टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, वहीं से पूछे। जी सर। ठीक है मेरे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैंने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि आपका तीसरा मॉक था, इसलिए। तो उससे डरना नहीं है, जो आप पहले कर रहे थे वैसे करिए, अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेड हो वैसा ही क्वेश्चन वहां पे आए कोई जरूरी नहीं है। तो अपने को उस प्रेशर को भी झेलना आना चाहिए। बार्क का इंटरव्यू टफ होता है, उसमें आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो अपने को काम रहना, उसके केवल आंसर जो पूछ रहे हैं उसके देते रहिए, नहीं आता मना करिए आराम से। 35-40 मिनट अगर आप इंटरव्यू खींच लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू सर। ओके। हेलो। यस वीरेंद्र। वीरेंद्र देखो, इस बार का इंटरव्यू आपका पहले से काफी ज्यादा बेटर था। आपका नॉन टेक्निकल भी पहले से बेटर है, स्मूथ, आपने बहुत ही स्मूथली अपने बारे में बताया। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे आपने बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए। तो अभी का आपका नॉन टेक्निकल एचआर पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, बोलने का रिदम काफी स्मूथ है, तो इट वाज गुड, ऐसे मेंटेन करिए। और एक बस एक फेस पे स्माइल बना के रखिएगा, आप पूरे टाइम बहुत सीरियसली बैठे हुए हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट अगर आप पॉजिटिव स्माइल रखेंगे तो थोड़ा सा और बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो ऐसे रखिएगा, बस एक पॉजिटिव स्माइल के साथ बैठिए, जितना आता है उतना आंसर करना, नहीं आता नहीं करना, चिल, टेंशन नहीं लेना, ओके सर। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए, ऑल द बेस्ट बीरेन। थैंक यू सर।